हाय गाइस, मैं हूं जैनुल हक और आज मैं टेस्ट करने वाला हूं इस नोकिया के चार्जर को। ये नोकिया का चार्जर 13 साल पुराना है। जब मैंने फर्स्ट सेल फ़ोन लिया था अपने लाइफ में, जो कि नोकिया 6303 क्लासिक था, उसके साथ मुझे ये चार्जर मिला था। इसका इस्तेमाल मैं 2014 तक करा। उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तब से ये चार्जर यूं ही पड़ा हुआ था। इसका इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया, इतने सालों से यूं ही पड़ा हुआ है। और साथ में मेरा सेल फ़ोन भी मौजूद है, ये भी बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो 2009 में सिर्फ एक ही कंपनी थी मार्केट में जो एक तरफा राज करती थी, वो थी नोकिया। और सैमसंग उस दौर में मार्केट में अपने पैर जमा ही रही थी। सैमसंग के कुछ ही फ़ोन मौजूद थे मार्केट में, 10 में से 3 सैमसंग के हुआ करते थे और 6-5 नोकिया के हुआ करते थे और बाकी दूसरी कंपनीज़ के फ़ोन हुआ करते थे। तो नोकिया सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे दोनों ही तरह के मोबाइल बनाती थी। और उस वक्त जो हमारी सिम कार्ड आती है वो भी काफ़ी महंगी आती थी। अगर आपको एक सिम कार्ड लेना होता था तो उसके लिए 1200 से 1500 देने पड़ते थे, तब आपको एक सिम कार्ड मिलती थी। और उस सिम कार्ड को यूज़ करना भी काफ़ी महंगा था, हमें उसे रिचार्ज करना पड़ता था। आज की तरह नहीं, पहले मिनट्स के हिसाब से उसे रिचार्ज करना पड़ता था। जैसे कि अगर मैं 50 रुपये का टॉप ऑफ कार्ड लेता था तो मुझे उसमें 45 से 48 रुपये मिलते थे। और वो 48-45 रुपये जो मिलते थे मुझे फ़ोन में, उसका इस्तेमाल मैं बात करने के लिए कर सकता था। तो पर मिनट के हिसाब से पैसे कटते थे। जैसे कि कोई फ़ोन किसी का फ़ोन आता था तो कभी कभी इनकमिंग पे भी पैसे कटते थे और आउटगोइंग में भी पैसे कटते थे। तो मुझे अगर किसी से 1 मिनट बात करना था तो उसके लिए मुझे 1 से लेकर 1.5 रुपये तक भी पे करने पड़ते थे। और उस वक्त एसएमएस पैक भी आते थे। उस वक्त इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इसके बारे में लोग बिल्कुल नहीं जानते थे, शायद मौजूद भी नहीं थे उस वक्त। तो उस वक्त बात सिर्फ एसएमएस से होती थी। और फिर थोड़े सालों के बाद फेसबुक आया। फेसबुक भी पहले ब्राउज़र में अवेलेबल था, तो उसका भी इस्तेमाल काफ़ी कम लोग करते थे। तो बात सिर्फ और सिर्फ एसएमएस में होती थी। तो यहाँ पे आप मेरा सेलफ़ोन भी देख सकते हैं जो कि 6303 क्लासिक है। ये भी काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। तो आज हम इस चार्जर को टेस्ट करेंगे। तो पहले मैं इसे इस मोबाइल से कनेक्ट करूँगा, फिर इसको मैं पावर दूंगा, फिर हम देखेंगे कि क्या इतने सालों के बावजूद भी ये चार्जर चालू होता है और फ़ोन को चार्ज करता है। और उसके लिए फ़ोन को भी चालू होना ज़रूरी है, तो इन दोनों का चालू होना ज़रूरी है, तभी सेलफ़ोन चार्ज हो पाएगा। मुझे तो उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि जो चार्जर का केबल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, सड़ चुका है। अगर ये अभी भी चालू कर देता है अगर फ़ोन को, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये 2014 से यूं ही पड़ा हुआ है। लगभग 8 साल हो गए, 8-9 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। तो अब मैं इसे चालू करता हूँ और देखता हूँ कि फ़ोन चार्ज होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कितने सालों के बावजूद भी मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है और चार्जर भी काम कर रहा है, जबकि इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसका केबल बिल्कुल सड़ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने दिनों के बावजूद फ़ोन चार्ज होने लग गया है। नोकिया के हर फ़ोन में कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस फीचर्स होते थे। उस वक्त एक गेम था जिसका नाम बाउंस था, वो काफ़ी फेमस था, हर नोकिया के फ़ोन में वो गेम होता ही था। और साथ में नोकिया की ट्यून भी फेमस थी। मेरे इस फ़ोन में जहाँ तक मुझे याद है नोकिया की गिटार वर्ज़न की ट्यून थी, जो कि उस वक्त हर एक की फेवरेट थी। हर कोई अपने फ़ोन में उसी ट्यून को सेट करके रखता था अपनी रिंगटोन में। तो अगर ये फ़ोन चालू हो जाता है तो मैं आपको वो रिंगटोन सुनाने की कोशिश करूँगा। इस फ़ोन की पावर की ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे इसे प्रेस करके रखना पड़ेगा थोड़ी देर तक, होप ये चालू हो जाए।
तो फ़ोन की स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये फ़ोन अभी भी चालू हो गया है। शायद रखे रखे इसकी स्क्रीन ख़राब हो गई है। तो पहले मैं आपको गेम दिखाता हूँ जो काफ़ी फेमस था। शायद आप ठीक तरीके से देख ना सको क्योंकि स्क्रीन का एक पोर्शन ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाउंस स्टाइल नाम था इस गेम का। मेरे फ़ोन में गेम का अपडेटेड वर्ज़न था, पहले से ज़्यादा बेटर गेम। तो इस तरीके का एक बॉल हुआ करता था और इसे जंप करा के हमें एग की तरह दिखने वाले कुछ चीज़ है उसे लेनी पड़ती थी। तो ये था हमारा बाउंस गेम जो कि काफ़ी फेमस था उस वक्त। और इस पे जो नोकिया ट्यून थी वो भी आपको मैं सुना देता हूँ। इस फ़ोन का स्पीकर भी काम कर रहा है और हम कैमरे को देख लेते हैं कि कैमरा चालू हो सकता है कि नहीं इतने वक्त के बाद। इस फ़ोन का कैमरा भी चालू हो गया है इतने सालों के बाद। उस वक्त सेल फ़ोन में एक खासियत हुआ करती थी कि हर एक सेल फ़ोन अलग दिखता था। आजकल जो फ़ोन है वो सिर्फ़ एक ब्रिक की तरह दिखते हैं, उनमें कोई फ़ीचर नहीं होता जो उन्हें अलग बनाए दूसरों से। कंपनियां सिर्फ कैमरे को कुछ अलग तरीके से बनाती है, लेकिन फ़ोन ओवरऑल हर फ़ोन एक ही तरह का दिखता है। लेकिन उस वक्त अलग अलग तरह के फ़ोन आते थे, कोई फ्लिप वाला फ़ोन आता था, कोई स्लाइड वाला फ़ोन आता था, और हर एक कंपनियां अपना एक अलग सेल फ़ोन बनाती थी जो दूसरे सेल फ़ोन से बिल्कुल अलग दिखता था। आप दूर से भी पहचान सकते थे कि ये बंदा जो सेल फ़ोन चला रहा है उसका नाम ये। अब हम इस चार्जर को पहले टेस्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रो यूएसबी नहीं है, इसे पतली पिन वाला चार्जर कहा जाता था। इसका ऑफिशियली नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हम इसे पतली पिन वाला नोकिया का चार्जर कहते थे। तो पहले मैं इसे टेस्ट करूँगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ से इस केबल को काटना पड़ेगा। उसके बाद हम इसे खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं और इसे किस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सेफ्टी स्क्रू का इस्तेमाल किया गया है। इस स्क्रू को खोलने के लिए मेरे पास किसी भी तरह का स्क्रू ड्राइवर नहीं था, तो मैंने इस ड्रिल बिट को इस तरीके से ग्राइंडर की मदद से काटा कि ये बिल्कुल इसमें फिट बैठती है और इससे जो स्क्रू है वो आसानी से खुल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस चार्जर को लोड से कनेक्ट कर लिया है और अभी 0.15 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। मैंने इस पिन को काटा नहीं क्योंकि बिना काटे हुए ही मैं इसे लगा सकता था, तो मैंने इसे यूं ही लगा दिया। और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, इसका वोल्टेज जो कि 6.65 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो हमारे आजकल के फ़ोन होते हैं नॉर्मल यूएसबी से चार्ज होने वाले, उनका वोल्टेज लेवल 4.6 से 5.25 के बीच में रहना चाहिए फ़ोन को चार्ज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज 6.66 वोल्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और करंट 0.15 एम्पियर की फ्लो हो रही है। अगर आप इस चार्जर का इस्तेमाल नॉर्मल फ़ोन को चार्ज करने के लिए करते हैं तो हो सकता है फ़ोन ख़राब हो जाए। वैसे तो इसे फ़ोन से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे माइक्रो यूएसबी या फिर यूएसबी का फीमेल पोर्ट चाहिए इसे कनेक्ट करने के लिए। तो अब मैं इस चार्जर को इसकी फुल कैपेसिटी पे लोड करने वाला हूँ, जो कि है 800 समथिंग मिली एम्पियर। तो मैं इसे 0.9 एम्पियर की मैक्स करंट में लोड करूँगा, फिर हम देखते हैं कि वोल्टेज में कितना चेंजेस आता है। तो अब 0.62 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज अभी भी 6.45 वोल्ट है।
0.89 एम्पियर जो कि इसकी मैक्स करंट है। उस पर जो हमारा वोल्टेज है 5.18। अब जो वोल्ट है वो रेंज के अंदर आ चुका है, तो लोड करने पर जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है, सेफ रेंज में आ जाता है। तो अब हम इसे और ओवरलोड करके देखेंगे। 0.89 इसकी मैक्स करंट है जो हम इस चार्जर से ले सकते हैं। तो अब हम इसे ओवरलोड करके देखते हैं कि ओवरलोड होने पर किस तरीके से बिहेव करता है चार्जर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, करंट तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन वोल्टेज बढ़ गया है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, वोल्टेज काफ़ी बढ़ चुका है लेकिन करंट लगभग उतने का उतना है। तो ये करंट को बस लिमिट में रखता है लेकिन वोल्टेज बढ़ चुका है। इसे ओवरलोड करने पे जो वोल्टेज है वो काफ़ी ड्रॉप हो गया है, 3.9 वोल्ट, और करंट 0.9 एम्पियर है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो करंट है वो 1 एम्पियर के ऊपर नहीं जा रहा है। तो उस पर करंट को लिमिट करने के लिए कोई फीचर मौजूद है, लेकिन वोल्टेज काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा था, वो 6.6 तक भी चला गया था। तो अब इसे हम शॉर्ट सर्किट करके देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट में ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो शॉर्ट सर्किट होने पे जो हमारा चार्जर है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट के लिए भी प्रोटेक्शन मौजूद है। तो अब हम इस चार्जर को खोल के देखेंगे कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए और इसे किस तरीके से बनाया गया है। तो हमने इसकी परफॉर्मेंस देख ली है टेस्ट लोड के साथ। अब हम इसे खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से इसे बनाया गया है। तो इस ड्रिल बिट का इस्तेमाल करके मैं इन सेफ्टी स्क्रू को खोल लेता हूँ जो पहले से ही आधे खुले हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सर्किट बोर्ड को प्लग से फीड किया गया है। शायद इसे खींचने पर ये निकल जाता है। इसके सर्किट में मैंने कुछ अजीब सा नोट किया है, जैसे कि इसके ट्रांसफार्मर के आउटपुट में 4 लैग है। नॉर्मली 2 लैग होती है, और इन दोनों लैग के क्रॉस ये रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड लगा हुआ है। फिर वापस से जो केबल ट्रांसफार्मर के अंदर गया है, और इधर से 2 आउटपुट मिला है जिससे ही एक केबल कनेक्ट हुआ है। और यहाँ पे आपको सेकेंडरी रेक्टिफिकेशन के बाद स्मूथिंग कैपेसिटर लगे हुए, ऐसे 2 कैपेसिटर लगे हुए, आप इनकी रेटिंग देख सकते हैं। 220 माइक्रोफेरेड और 25 वोल्ट के 2 कैपेसिटर हैं। और यहाँ पे आप ऑक्टो कपलर देख सकते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक इंफ्रारेड लाइट लगी होती है और एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो दोनों ही इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी जो सिग्नल है वो लाइट के थ्रू ट्रांजिस्टर पे पहुंचता है। तो ट्रांजिस्टर उसी हिसाब से एक्टिवेट होता है और उससे वोल्टेज मिलते हैं आउटपुट में उसके। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कम्युनिकेशन बनता है इस ऑक्टो कपलर के ज़रिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चार्जर के 2 इनपुट है, एसी इनपुट, और उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि फ्यूजेबल भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में रजिस्टर फ्यूज हो जाता है और सर्किट को जलने से बचा लेता है। और उसके बाद यहाँ 4 डायोड देख सकते हैं जो रेक्टिफिकेशन के लिए लगाए गए हैं। उन डायोड से एसी जो है वो डीसी में चेंज होता है। और उसके बाद यहाँ पे आप 2 स्मूथिंग कैपेसिटर्स देख सकते हैं। इनकी रेटिंग 500 वोल्ट और
8 माइक्रोफैरेड है। ऐसे 2 कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया गया है और उनके बीच एक इंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है ताकि एसी को जब डीसी में बदलते तो वोल्टेज में बम्प्स होते हैं, वोल्टेज की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, तो उसे कम से कम करने के लिए इंडक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। 2 कैपेसिटर के बीच में लगाया जाता है। इससे जो डीसी मिलता है वो ज़्यादा प्योर होता है, उसमें बम्प्स नहीं होते। और यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा वैल्यू के रजिस्टर्स देख सकते हैं। ये रजिस्टर्स स्टार्टअप रजिस्टर्स कहलाते हैं जो इस सर्किट को चालू करते हैं। और यहाँ पे आप एक ये आईसी देख सकते हैं। यह आईसी एक्चुअल में इस ट्रांजिस्टर जो कि यहाँ हीट सिंक पे लगा हुआ है इसे ड्राइव करती है और ये ट्रांजिस्टर हमारे जो ट्रांसफार्मर है इसे ड्राइव करता है। और यहाँ पे कुछ और रजिस्टर्स और कैपेसिटर देख सकते हैं। ये एक्चुअल में स्नबर्स नेटवर्क है। कुछ जो डायोड लगे हुए इस सर्किट में इन्हें सेफली ऑपरेशन के लिए इस तरीके के रजिस्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाती है ताकि जो पीक वोल्टेज होता है उसे डंप किया जा सके। ऐसे ही रजिस्टर और कैपेसिटर आप इस बड़े डायोड के पास भी देख सकते हैं। और इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच बहुत ज़्यादा गैप है जो कि एक सेफ्टी के एतबार से बहुत बेटर होता है। जितना ज़्यादा गैप हो उतना ही जो चांसेस होते हैं हाई वोल्टेज के लो वोल्टेज साइड आने के वो बहुत कम होते हैं। यहाँ पे आप स्पार्क गैप भी देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसकी क्वालिटी ऑफ कोर्स बहुत बेटर होगी क्योंकि ये नोकिया का चार्जर है। यहाँ इसके इनपुट में भी 5 पिन है। इनमें से 2 जो पिन है वो ट्रांसफार्मर की मेन वाइंडिंग की है और जो 2 पिन है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इस्तेमाल सर्किटरी को पावर देने के लिए किया जाता है। जैसे आईसी से भी पावर चाहिए ऑपरेट होने के लिए, तो उसको भी हम ट्रांसफार्मर से ही लेते हैं। और उस एसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीसी डायोड का इस्तेमाल किया गया है जो उस एसी को डीसी में बदलता है। फिर उसका इस्तेमाल जो हमारी आईसी है वो करती है। तो यहाँ पे एक छोटा रजिस्टर देख सकते हैं। इस रजिस्टर का इस्तेमाल इन 2 कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए किया जाता है। ये चार्जर काफ़ी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं हूँ जैनुल हक। होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और वीडियो देखने में आपको मज़ा आया हो। इस तरीके के और वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।